Welcome to 5 Talking Points powered by Gobi's Paints. Pakistan versus Canada is now over और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 की पहली विन जो है वो मिल गई है. इट वॉजेंट एज कन्वीनियंट लेकिन फिर भी पाकिस्तान इज बैक इन द टूर्नामेंट. हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार एंड पाकिस्तान फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन राशिद लतीफ. हम डिस्कस करेंगे इस मैच को, उसके अलावा पाकिस्तान के आगे क्या चांसेस बन रहे हैं फॉर दिस टूर्नामेंट, ये सारी बातें होंगी. अस्सलाम वालेकुम राशिद लतीफ साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से. जबरदस्त जबरदस्त. कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? पाकिस्तान जो है कनाडा से जीत गया फाइनली. T20 की पहली जो विन है वो पाकिस्तान को मिल गई वर्ल्ड कप की. तो कैसी फीलिंग्स है? सबसे पहले अपनी फीलिंग्स बताएं. फीलिंग अच्छी है, चांस तो है, हमेशा होप रखनी चाहिए. हमें भी, पाकिस्तान टीम को भी. वाहिद टीम है जो तीनों मैचेस में क्लोज आके हारी है, मतलब कि पहुंची है. इसमें एक आज के मैच में कामयाबी हुई है, इसमें भी क्लोज कर दिया हमने. लेकिन दो मैचेस जो हारी है बिल्कुल नेक टू नेक मैचेस हुए हैं, तो ज्यादा क्रेडिट तो जाता है, आखिर तक करते हैं. बिल्कुल. राशिद लतीफ साहब, ये बताएं कि परफॉर्मेंसेस को किस तरह से देखते हैं आप? पहले हम बात कर लेते हैं मोहम्मद आमिर की, कि मोहम्मद आमिर कोशिश कर रहे थे. पिछले मैचेस में हमने देखा कि ऑलमोस्ट जो उनकी वो जो होता है ना ब्रेक थ्रू किस्म की बॉलिंग करना, वो कर रहे थे, लेकिन उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे. आज रिजल्ट्स फाइनली उनको मिले, बड़े कॉन्फिडेंट लगे, कंफर्टेबल लगे. कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? नहीं, आमिर ने अच्छी थ्रू आउट परफॉर्मेंस ना, पीएसएल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी. लोगों ने क्रिटिसाइज किया था उनको, लेकिन उनके शुरू के ओवर्स देखें, उसमें इकॉनमी रेट देखें, फिर उनके डेथ ओवर्स देखें. मिडिल ओवर में इतनी बॉलिंग नहीं करते, तो उनके विकेट्स ज्यादा ना भी हो, इकॉनमी रेट उनका अच्छा रहा है. और इसमें भी बहुत अच्छा रहा. एक लास्ट ओवर जो कि उसका स्टेमिना नहीं था मेरे ख्याल से, जिसमें उनको आखिरी ओवर अच्छा नहीं हो सका था. अदरवाइज उन्होंने पीएसएल से लेके अब तक बॉलिंग तो अच्छी की है, ज्यादा मार नहीं खाई. हालांकि T20 में हमारे जो दूसरे बॉलर थे, क्रंच टाइम पे उनको मार लगी है, चाहे वो कोई भी हो, नया हो पुराना हो. लेकिन आमिर का काफी इंप्रेसिव रहा है. बिल्कुल ठीक है. मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम 100 स्ट्राइक रेट के साथ अपनी इनिंग्स दोनों ने आज मैच विनिंग किस्म की इनिंग्स कह सकते हैं उनको, बड़े आराम से. तो उनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे रेट करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं नेट रन रेट के साथ भी एक रेस लगी हुई थी और ये डिस्कस किया जा रहा था कि तेज खेलें तो ज्यादा बेहतर है. क्या देखते हैं आप? उन्होंने ठीक खेला? उनको तेज खेलना चाहिए था? कोई तब्दीली करनी चाहिए थी अपनी गेम में? लेकिन दबाव तो ज्यादा मैच का था कि हार ना जाए, तो उसको देखते हुए पहले सेव किया मैच को कि हम जीत सकते हैं, उसके बाद मैच की तरफ चले गए. ये रवायत है नहीं पाकिस्तान में कि हम नेट रन रेट के ऊपर खेलेंगे. बहुत रेयर हमें लाइफ में नजर आता है कि हम शुरू से ऐसे ही खेलें कि हम नेट रन रेट को हम दिमाग में रखें. हाँ, एक आध मैच फखर रहमान ने इंडिया में, बेंगलोर में शायद वो मैच हुआ था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो मैच हम जीते थे, वो तगड़ा मैच जीते थे. अदरवाइज देखें, क्रिटिसिज्म तो आएगा, चाहे वो कोई भी बैट्समैन हो, कोई भी बॉलर हो, क्योंकि अमेरिका से जो मैच, यूएसए से जो मैच हारे ना, उसके ऊपर सारी बातें होती हैं. बिल्कुल. मैच हार जीत होती है, लेकिन एफर्ट आपकी ठीक थी, लेकिन इतना करीब मैच जाना नहीं चाहिए था. इंडिया वाला मैच आप कह सकते हैं ठीक है. दोनों में से दोनों टाइट टीमें थी, पिच ऐसी थी, और हम खराब खेले. इंडिया बहुत अच्छा नहीं खेला, लेकिन हम खराब खेले, जिसकी वजह से उनको 2 पॉइंट मिल गए. आज का मैच देखें, बहुत प्रेशर वाला मैच था. आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं प्रिंट मीडिया, हर जगह यही था कि पाकिस्तान बाहर हो गई. तो प्लेयर्स के ऊपर भी बहुत दबाव होता है. फिर किसी ने कहा कि सर्जरी होगी पूरी उसकी, और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट नहीं बोला जाता. बात सही है गलत है वो अलग चीज है, लेकिन मीडिया में ऐसी चीज आई है कि प्लेयर्स निकाल दिए जाएंगे. कुछ साबिक प्लेयर्स ने कहा कि प्लेयर्स निकाल दिए जाएंगे. तो हर एक के ऊपर अच्छा बुरा टाइम आता है. हम लोग भी खेले हैं, बुरा वक्त भी आया. हम 57-58 पे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया शारजा में आउट हो गए. हम पोर्ट एलिजाबेथ में या केप टाउन में हम 43 पे भी आउट हो गए. तो इसमें आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपको लेके चलते हैं. तो हार गए ठीक है, लेकिन क्या है कि इनको निकाल दो सबको, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है. मैं भी काफी 15 साल से इस फील्ड में हूँ, ये नहीं बोलता यार इसको निकाल दो, ठीक है. वो गलत, एक इंप्रेशन गलत जाता है एक प्लेयर के ऊपर. उनको जो आपने सिलेक्ट किया था, जिस वक्त आपने लिया था, उस वक्त क्या हाथ सूरत हाल थी, क्या थी, वो आप सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डाल सकते हो और बोर्ड के ऊपर डाल सकते हो.
यही लड़के हैं हमारे पास, थोड़े से और आ जाएंगे, नए आ जाएंगे, खेलने का तरीका चेंज करवा दो, मेथड चेंज करवा दें, साइंटिफिक वे में खेलने का तरीका सिखा दें, और नेकेड आई से कोचिंग बंद करवा दें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि एजुकेशनल उसके ऊपर जाएंगी। हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, उनको उनको मुहैया करनी चाहिए। वो डिबेट है, वो अगले जाएंगे। लेकिन क्या है, आज के मैच से देखिए होप तो हुई है, 2 पॉइंट मिले हैं, ठीक है, नेट रन रेट नीचे है हमारा, लेकिन अगर मैच होता है इंडिया का, इंडिया अच्छी पोजीशन से जीतता है, तो यूएसए का नेट रन रेट तो नीचे आ जाएगा। और यू नेवर नो मैच का रिजल्ट क्या होगा, 2 पॉइंट होंगे, 1 पॉइंट होगा, 0 पॉइंट होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन इंडिया अच्छे मार्जिन से जीतता है तो पाकिस्तान को बेनिफिट हो सकता है। फिर उसके बाद आप गेम पे छोड़ देते हैं, यार क्या होगा, तो पाकिस्तान का मैच भी है। और मेरे ख्याल से सब लोग कल इंडिया की फेवर में, काफी पूरा पाकिस्तान देख रहा होगा मैच। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें अब्दुल गफ्फार ने ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डॉन न्यूज़। गफ्फार भाई, खैरियत से आप? जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले राशिद भाई को बहुत बहुत सलाम अलैकुम। हाँ गफ्फार भाई, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से? बहुत तंग करता है यार गफ्फार। हाँ सर, बिल्कुल ठीक हूँ। और आप दुआएं दुआएं का टाइम शुरू हो गया, तो बस दुआएं कर रहे हैं। मैं यही बोल रहा था भाई, अब उन्होंने एफर्ट तो की है, अब दुआएं करें कि अमेरिका या तो जीत जाए, या या जीत गए तो गए हम या इंडिया बिग मार्जिन पे जीतता है तो नेट रन रेट उनका नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकते हैं, जैसे आपने कहा। बिल्कुल गफ़ार भाई, आपसे सवाल ये है कि शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर, और जब उनका पहला ओवर आता था तो हमेशा एक ऐसी एक्साइटमेंट हो जाती थी हमें एज व्यूअर्स देखते हुए कि बस विकेटें गिरेंगी। लेकिन अभी लेटली हमने देखा है कि उनके जो पहले ओवर्स हैं वो ज़्यादातर एक ही तरह की डिलीवरी हम देख रहे होते हैं उनकी। फुल टॉस निकल जाती है, यॉर्कर का अटेम्प्ट होता है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? क्या उनको थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट अपने अब ओपनिंग बॉलिंग में लाना चाहिए एज एन ओपनर बॉलर? किस तरह से देखते हैं सिचुएशन को, और आखिर क्यों हम डिफरेंट वैरायटीज नहीं देख पा रहे? अच्छा, आज के मेरे मीरू जो छोटे शो का फॉर्मेट है ना, वो मैं चूंकि राशिद भाई के होते हुए मैं कुछ बात अपनी करूंगा और बाकी बातें मैं इनकी तरफ डाइवर्ट करूंगा, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं। लेकिन राशिद भाई, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये रहा आज के मैच में भी और पिछले मैचेस में भी। उसमें इसमें आपके लिए भी प्लीज सवाल है, तो हमारी रहनुमाई कीजिएगा। सर, दुनिया भर की जो बॉलिंग कोचेस हैं, सपोर्ट स्टाफ है, दे सपोज टू गिव यू अ वेरी गुड गेम प्लान कि जी ये पिच है, यहाँ पर आप गेंद पिच करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। क्या राशिद भाई, क्या ये ऐसा है कि जब आप बड़े बॉलर बन जाते हैं या जब आपका नाम बन जाता है या बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाते हैं, तो फिर आप पिच के बजाय, कोचिंग प्लान के बजाय, बॉलिंग प्लान के बजाय आप अपने उन प्लान्स पे अमल करते हो जो आपके लिए हमेशा वर्क करते रहे? जैसे कि आज कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि देखें, और हम भी ये चीज असेस कर रहे थे कि जहां राशिद भाई पिच पर गेंद थोड़ा सा लेंथ या बैक लेंथ पे कर रहे थे, उस पे खेलना मुश्किल हो रहा था। बट हमने देखा कि हमने ओवर पिच बॉलिंग की, हमने थोड़ा सा फ्री रन दे दिए, शायद ये 15-20 रन शॉर्ट हो सकते थे। तो क्या हमारे पास बॉलिंग कोचेस, एक तो ऑफिशियली शायद है कोई नहीं, लेकिन वहां पे फिर भी वहाब और अजहर महमूद जैसे लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं बात तो होती होगी। तो क्या राशिद भाई, ऐसे बॉलर जो बड़े नाम होते हैं जैसे शाहीन है, हारिस हैं, क्या प्लान्स मिलते नहीं है या वो खुद नहीं इस पे एग्जीक्यूट करते? क्योंकि क्लियरली इतना साफ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा था कि अगर आप ओवर पिच करेंगे तो रन पड़ जाएंगे, ओवर पिच नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। और इसी चक्कर में हमने थोड़े से, मुझे लगता है 10-15 रन एक्स्ट्रा दे दिए। राशिद भाई, प्लीज प्लीज में बताइएगा कि क्या हो सकता था। देखिए, इनको जो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, शाहीन की बात की, अपने हारिस की बात की, देखिए तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, बॉलर्स हैं, एक अरसे से आप देख रहे हैं इनको। लेकिन ऐसी बॉलिंग करते हुए नहीं देखा होगा शाहीन को, स्पेशली पहले ओवर में। होता क्या है कि जब आप ऐसी जगह पे खेल रहे होते हो जहाँ पे आपको सूट नहीं कर रहा भागना, ये जो रनअप है ना, ये बहुत अच्छा नहीं है। और अगर आपकी बैक में निगल्स हैं या शोल्डर में है, तो आपकी प्रॉपर जहाँ जगह फेंकने वाली जगह होगी ना, वहाँ बॉल नहीं गिरेगी। उसमें अगर आप लेंथ बॉलिंग करना चाहते हैं, गुड लेंथ पे बॉलिंग करना चाहते हैं, वो फुल टॉस हो रही है। तो ये वो बॉलर करते हैं जो कि इंजरी के साथ खेल रहे होते हैं। तो जो भी बॉलर करता है, सबसे पहले ये देखते हुए मैच ये सोचा करें कि ये जब इसके ऊपर बॉल भाग जाएगी तो ये फील्डिंग में कैसे भाग रहा है, तो वो नोट करना चाहिए। तो शाहीन का जो भागने का तरीका था ना, मुझे लगा कि बैक टू बैक मैचेस एंड प्रेशर, 10 लोग बोलते थे शाहीन बाबर के साथ बात नहीं करना, ये नॉट इजी एक प्लेयर के साथ लेना,
बड़ा मुश्किल होता है कि एक प्लेयर बोल रहा है कि हालांकि वो बातचीत चल रही है उनकी, वो डिफरेंट इशू है, लेकिन एक चीज मार्केट में आ जाए ना वो गलत हो जाता है। तो प्लेयर क्या सोचता है कि जब मैं खेल रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए खेल रहा हूँ और ऐसी स्टेटमेंट आ गई है और मेरी बैक भी ठीक नहीं है, तो वो प्रेशर लेते हैं। ये इंजरीज होती है, निगल होते हैं, ये प्रेशर से आते हैं, वैसे नहीं आते। आम क्लब के मैच या दूसरी जगह लाहौर कलंदर के मैच में ऐसे इश्यूज नहीं होते। लेकिन जब नेशनल टीम से बिग ओकेजन मासेस में लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, वहां पे प्रेशर आते हैं। और मुझे भी ऐसे ही लगा जब क्या फुल टॉस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनकी हो रही है इनकी। तो इसका मतलब है कि विंड या तो एक तरफ से तेज विद द विंड कर रहे हैं, बॉल कैरी कर जाती है, दूसरे एंड से ज्यादा क्यों आउट होते हैं? फिर इन्होंने एंड चेंज किया है, एंड चेंज किया, पहले ओवर में आउट हुआ, तो इनको एंड भी सूट नहीं करता। विद द विंड अगेंस्ट द विंड खुले ग्राउंड में बहुत फर्क होता है। अगर आप पिछले मैच में जाते हैं, शाहीन नसीब शाह ने दूसरा ओवर किया, शाहीन ने पहला किया, दो एंड चेंज, एंड दूसरे थे, दूसरे चौथे छठे आठवें 10वें 12वां ये एक ही एंड था। सारे यहीं से क्यों आउट हो रहे हैं? हारिस रऊफ भी यहीं से आउट कर रहा है, मोहम्मद आमिर भी यहीं से आउट कर रहा है, शाहीन भी यहीं से, वो नसीम शाह भी यहीं से आउट कर रहा है। तो ये विद द विंड करते हैं। बाकी जो होते हैं थोड़ा सा जिनका पेस कम होता है या थोड़ा जूनियर होते हैं, वो अगेंस्ट आते हैं। तो ये फर्क है, यहाँ पे आपके कोचेज का होता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कोचेज इतना डीप जाते हों। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राशिद भाई ये बताइएगा कि टीम कॉम्बिनेशन आज आप कैसे कैसे देखते हैं? आपने देखा कि इफ्तिखार अहमद ड्रॉप किए गए और साइम अयूब को एक बार फिर से मौका मिला। ये टीम ऑल्दो इंडिया के खिलाफ खेलनी चाहिए थी। ये इंडिया के वजह क्या थी कि आप इनके पास जडेजा और अक्षर थे ना, इनको मिडिल में रखते, शायद ऊपर नहीं जाता, मिडिल में रखते। 4 पे फखर, 5 पे साइम, 6 पे इमाद, ये हो गए लेफ्ट हैंडर। तो जब भी ये बॉलर आते, दोनों स्पिनर और हार्दिक पांड्या, आपकी प्लानिंग क्या होनी थी कि 18 ओवर में गेम ओवर करना है तो इनको ही मारोगे ना। तो जब आप डॉट खेलने चले, जब लेफ्ट हैंडर होते हैं ना, तो वो चांस ले लेते हैं। तो शायद यहाँ पे स्ट्रेटजी हमने नहीं बनाई कि हम 20 ओवर तक जाएंगे। ऐसे मैच कभी भी जो लो स्कोरिंग मैच हो, जहां आपको पता है 10 रन ज्यादा बन गए, तो वहां पे कभी भी 18-19 ओवर तक नहीं जाया जाता। वहां पे आप अर्ली फिनिश करो, क्योंकि मेन 3-4 बॉलर को आपने बॉल करवाई ना। आखिर में किसने बॉल किया? जसप्रीत ने बॉल किया, अर्शदीप ने बॉल की, सिराज ने बॉल की, यहाँ तक जाते ही नहीं आप। ये मेरे ख्याल से तो साइम अयूब पिछले मैच में खेलते थे, अभी तो ठीक है, अभी जीत गया मैच, लेकिन ये अंडर प्रेशर तो खेल रहे हैं वो। बिल्कुल, पिच भी कुछ इस तरह की थी कि मुश्किल था खेलना। आगे देख रहे हैं आप साइम अयूब को ही प्लान्स में, क्योंकि स्कोर तो आज भी नहीं कर पाए वो। नहीं, वही वही खेलना चाहिए उनको मेरे ख्याल से। अब देखें, पूरा हमने प्लान किया था कि साइम अयूब न्यूजीलैंड से शुरू हुए थे और वर्ल्ड कप में आके हम ब्रेक कर गए। कितनी सारी चीजें हुई, हम प्लान किसी और का करते हैं, हो क्यों जाता है? क्योंकि हम लोग नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड कप में हम लोग पैनिक, बोर्ड पैनिक कर जाता है, सेलेक्टर पैनिक कर जाते हैं, कप्तान पैनिक कर जाता है। पिछले वर्ल्ड कप में भी हमारी कुछ टीम ही चेंज हो गई यार, जो तैयारी करते हुए आ रही थी, 3-4 प्लेयर सोचा भी नहीं था वो खेलेंगे, वो खेलने लगे। अभी भी सडनली 4-5 प्लेयर दूसरे आ गए। तो इश्यूज हैं हमारे पास, लेकिन इन्हीं के साथ फिर जाना है हमें। गफार भाई आप ये बताइएगा कि आज हमने देखा इमाद वसीम ने फिर से बॉलिंग की। वो अब हमारे कह लें कि फ्रंट लाइन स्पिन बॉलर बन चुके हैं, क्योंकि शादाब खान को तो बॉलिंग नहीं मिल रही। तो क्या देखते हैं स्पिन बॉलर्स जो हमारे हैं, अब उनका इम्पैक्ट कितना है? इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? खास तौर पे शादाब खान का रोल टीम में क्या है, एज वो मेन आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं? क्या उनका रोल आप देखते हैं? देखिए, हर गुजरते दिन के साथ जो हमारी 11 बन रही है ना इस वर्ल्ड कप में, और जो हमारे प्लान्स हो रहे हैं, तो रह रहकर जो है ना अपने अपने स्क्वाड को देख देख के ना दिल नहीं समझ में आ रहा कि कितने आंसू बहाने हैं। मतलब कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। मतलब हमारे पास मिडिल ऑर्डर का एक प्लेयर था, उसको हमने पहले मैच के बाद ही बिल्कुल साइड पे कर दिया, क्योंकि हमें उस पर ट्रस्ट नहीं रहा। ये हमारी सिलेक्शन का मेयार है और ये हमारी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। आमिर जमाल को आप लेकर नहीं आए, वरना शायद आपको एक वैरायटी मिलती ऑप्शंस के लिए। चलिए, जो नहीं आया उसकी बात नहीं करते, वरना वो दूसरी तरफ बात चली जाती। लेकिन अब आप देखें, साइम अयूब वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग में नहीं होते, आपको उन पर ट्रस्ट नहीं रहता, लेकिन आप वो तीसरे मैच में वापस आते हैं। दुनिया में कौन सी टीम ऐसा करती है? राशिद भाई हम सबको आज ज्यादा बेहतर रहनुमाई करेंगे, हम तो सिर्फ पॉइंट्स में अपने ऐड कर सकता हूँ, जो मेरी ओपिनियन है, एक्सपर्ट राशिद भाई हैं। लेकिन ऐसे लगता है जैसे स्क्वाड को सिलेक्ट करते हुए ना किसी ने ओनरशिप ही नहीं ली। इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी हमारी, जिसमें 4 लोग साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, आपके कोच, आपके कप्तान,
आपके डाटा एनालिस्ट, आपके स्टैटिस्टिशियन जिनका नॉन वोटिंग रोल है, वो भी पीछे भाई मौजूद है हमारे। लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे वर्स्ट एवर जो पॉसिबल स्क्वाड आप सिलेक्ट कर सकते थे ना, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल स्क्वाड, मैं बैकअप्स की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके फर्स्ट लेवल की, कहीं दिखाई नहीं दिया। शादाब खान का बगैर बॉलिंग के एज अ बैट्समैन खेलना, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा वर्स्ट हो क्या सकता है कि आपके पास अब कोई बैटिंग टैलेंट ही नहीं है। ये तो खैर राशिद भाई बेहतर बताएंगे बिकॉज ये एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर आप देखें सलमान अली आगा या हैदर अली या कोई आजम खान, आप किसी पे ट्रस्ट करके पूरा तो खिलाएं। मैं कहता हूँ आसिफ अली को भी जिन्होंने सिलेक्ट करके खिलाया था ना वर्ल्ड कप में, जहां उसने 2 मैच फिनिश किए थे, वो तो फिर हमें बहुत अच्छी सिलेक्शन लग रही है कि कम से कम वहां पर रोल डिफाइन थे, आपने टूर्नामेंट में पूरा चांस दिया एक लड़के को। यहाँ अब मुझे समझ नहीं आती कि आजम खान को अगर सिलेक्ट करके आपको इतनी जो है वो सोशल मीडिया की हमारी हम सब की परवाह की जो वॉइसेस हैं, तो फिर आपने उसको सिलेक्ट क्यों किया, और अगर सिलेक्ट किया था तो फिर आप उसको बैक क्यों नहीं कर रहे। मैं अगर चीफ सिलेक्टर होता यहाँ पर या कोई सिलेक्टर होता, मैं तो सुनता भी नहीं कि कोई क्या कह रहा है। अगर मैंने आजम को सिलेक्ट किया तो मैं उसको पूरा खिलाता। मैं किसी लेग स्पिन बॉलर को ओवर दिए बगैर कभी 11 में ना डालता कि तुम बैटिंग करोगे मेरे लिए, जिसका रोल है वो जाने। तो ये बड़ी मतलब अजीबो गरीब किस्म की सिलेक्शन है। अबरार अहमद आपके पास एक जेन्युइन जो है वो स्पिनर मौजूद है, लेकिन आपने उसको नहीं खिलाना। चाहे आप समझ लें कि अगर अगर अल्लाह ताला ने आपको पहुंचा दिया वेस्ट इंडीज, आप तब भी शायद उसको नहीं खिलाएंगे, आप तब भी अपनी बैटिंग को लंबा करने के चक्कर में ये माज शादाब सबको खिलाई जाएंगे, बट वो शायद आपकी आखिरी चॉइस होगा जब कोई प्लेयर अल्लाह ना करे इंजर्ड हो जाए और उसको फ्लाइट ना मिल रही हो। तो ये है हमारी सिलेक्शन, ये हमारे गोल्स हैं, और ये तब होते हैं। अमीर और राशिद भाई आप भी प्लीज इसमें हमें आगे गाइड कीजिएगा। मैं आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ कि जब आपके पास ना हर 3 महीने बाद एक नया चेयरमैन, नया चीफ सिलेक्टर, नया कप्तान, नया कोच, गैरी कर्स्टन 1 हफ्ते पहले आए हैं। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि 1 हफ्ते पहले कोई हेड कोच ज्वाइन करेगा। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि 3 आपके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए हैं, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनसे सवाल हो रहे हैं स्पॉट पर, वो तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं और एक अजीब कॉमिक किस्म का माहौल बना हुआ था। ये दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने इससे ज्यादा तनकीद करते रहे खिलाड़ियों पर, बोर्ड पर, सिलेक्टर्स पर, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ अपने 15 साल के जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस में मैंने इतनी फास्ट गलतियां मैनेजमेंट में ओवरऑल कहीं नहीं देखी। बिल्कुल राशिद भाई, आप इस पे कोई ये बातें बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी यही बातें करता आया हूँ कि बहुत ज्यादा चेंजेस होती है हमारे बोर्ड में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी देखी थी, तो वो अनप्रोफेशनल थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जरूर सीखा होगा, उसके बाद ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए ही नहीं, नोट किया होगा आपने, आए होंगे तो मैंने शायद नहीं देखी। बहुत सारी गलतियां हैं, उसको सही करने के लिए अभी टाइम नहीं है, यहाँ वर्ल्ड कप चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से जो गलतियां की इन लोगों ने, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था इन लोगों का, जितने भी आए थे ना, इसमें आप चीफ सेलेक्टर हो तो एक्सपीरियंस चाहिए आपको। जैसे हमारे ज़माने में इकबाल कासिम होते थे, वसीम बारी साहब होते थे, एक डिफरेंस, एज डिफरेंस बहुत जरूरी है, 10-15 साल का ना। ये तो अभी खेल के निकले सारे, और सारे यार दोस्त ही है ना, तो जिनके साथ खेले हुए उन्हीं का सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से गलती हुई है, एक्सपीरियंस नहीं था, नकवी साहब को भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट डिफरेंट चीज है। चीफ मिनिस्टर पंजाब छुप जाती हैं चीजें, मीडिया पर नहीं आती, खास खास लोग दे रहे होते हैं। ये गेम पूरी दुनिया देख रही है, इसमें एक्सपोज होना ही है, जितना मर्जी कर लें आप, आपका कैलिबर यहाँ पे झलक जाता है, और हमारी टीम ने आपको मतलब के एक्सपोज करवा दिया। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच राशिद लतीफ साहब एंड अब्दुल गफ्फार फॉर जॉइनिंग अस एंड टेकिंग टाइम आउट। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। So this is it from 5 talking points powered by Gobi's Paints। अगले मैच से पहले आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।